का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष को संदेश, बीजेपी को जनादेश। एक केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जहां पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से सत्ताधारी पार्टियों की विदाई के साथ असम और पुडुचेरी में बीजेपी की वापसी और बंगाल में पहली बार कमल खिलने का रास्ता साफ हो गया है। केरल में कांग्रेस गठबंधन ने सबको पीछे छोड़ा, जबकि सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन को जनता ने विदाई का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार बहुमत से भाजपा की सरकार बनने की तस्वीर साफ दिखी। वहीं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टियों की सत्ता से विदाई ने एंटी इनकम्बेंसी पर मुहर लगा दी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजों के लिए गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, राजनीतिक तस्वीरें तेजी से साफ होती जा रही। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदाई और भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सत्ता में आ चुकी है। 2011 से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है, जिसे पार्टी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और राज्य सरकार के कामकाज का परिणाम बताया जा रहा है। नतीजों में तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री सत्ता में हुई है। तो केरल में लेफ्ट का किला ढह गया है और जिसके बाद देश के सभी राज्यों से लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया है। जबकि पुडुचेरी में बीजेपी ने फिर वापसी कर साफ कर दिया है कि वहां सत्ता परिवर्तन के लिए जनता तैयार नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में जनता ने विपक्ष को संदेश देते हुए बीजेपी को जनादेश दिया और इस ऐतिहासिक बंगाल विजय, असम विजय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि पिछली कई विजय के बाद, बिहार चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज एक बार फिर से बंगाल विजय और असम विजय के बाद वो मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना देते हैं आपको। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्ष की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी हुई है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। तमिलनाडु और केरल जनता का आज आदरपूर्वक करता हूं, मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में
पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। तो आज जो महाविजय बंगाल में मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसका बखान जो है करते प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में नजर आए। और अब हम पिछले जब बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसी बीजेपी मुख्यालय से कहा था कि गंगा जो है वो बिहार से होकर बंगाल की तरफ जाती हैं, तो बिहार की जीत जो है वो बंगाल के लिए रास्ता तैयार कर चुकी है। वो बाइट भी हम आपको सुनवाते हैं। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, वहीं बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस करारी पराजय के बाद वो नजर नहीं आ रहे हैं। आज हमने भी चर्चा में टीएमसी के प्रवक्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल टीएमसी के प्रवक्ता जो है उपलब्ध नहीं हो सके, चर्चा में नहीं जुड़ सके। इसके अलावा हमारे साथ एक काबिल और विशेषज्ञ पैनल जुड़ चुका है, जिसका हम परिचय करा देते हैं। रोही राय जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिकेश बहादुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शानदार विश्लेषण करते हैं। अतुल मुखर्जी राजनीतिक विश्लेषक तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं। आलोक भदौरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रकाश कायस्थ जी वरिष्ठ पत्रकार असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बहुत ही काबिल और महत्वपूर्ण पैनल आज हमारे साथ जुड़ चुका है। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले रोही राय जी का रुख करेंगे। रोही राय जी, बंगाल की इस विजय के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री आज जब बीजेपी मुख्यालय में बोल रहे थे तो वो कह रहे थे ना जाने कितने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है बंगाल में, उसके बाद ये विजय हासिल हुई है, तो इस विजय के बहुत बड़े मायने हैं। बंगाल जो बीजेपी के लिए लगातार ममता बनर्जी अजय साबित हो रही थी, और बंगाल बीजेपी के लिए एक तरह से अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत सिद्ध हो रही थी, लेकिन आज एक महाविजय जब हुई है, जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे बंगाल से थे, आज उनकी धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय जो है हासिल की है। कैसे देखते हैं इस विजय को आप? वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा। आपके ऊपर जो टिकर दिख रहा है टीएमसी 81 बीजेपी 206, वो बीजेपी 207 हो गया है, क्योंकि भवानीपुर में हमें लीड मिल गया है 16th राउंड के बाद। ठीक है, और ठीक और है। इसके साथ में यही कहूंगा रोहित जी, कि आप लगातार बढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी 207 के बाद 208 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, ठीक है। तो आपको शुभकामनाएं। मुझे यही बोलना था कि ये चुनाव भय के खिलाफ
भरोसा का जीत है, निर्ममता के खिलाफ जनता का जीत है। जी। इसीलिए भवानीपुर में ममता बनर्जी हार रही है, इसीलिए 2007 207 इतना मायने रखता है, इसीलिए मैंने बोला आपको। हम्म। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कर दिया है कि अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम्म। हर जगह कमल खिला है। हम विकसित बंगाल बनाएंगे। उसके जी। साथ एक छोटा सा चेंज भी बंगाल में आज ही देखने को मिल रहा है हम्म। कि पश्चिम बंगाल में जब 2 मई 2021 टीएमसी चुनाव जीतने के बाद जी। इसी टाइम तक मुझे याद है कि लगभग हमारे 3 कार्यकर्ता मारे जा चुके थे। शोभा रानी मुजुमदार एक, दूसरा बीरभूम में, और हम्म। तीसरा हमारे बेलेघाटा वार्ड नंबर 30 अभिजीत सरकार। तीनों कार्यकर्ता मारे जा चुके थे। हम्म। आज एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आया है। हम्म। हमारे कार्यकर्ता हमेशा बोल रहे हैं, हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि आप ऐसे कुछ मत काम कीजिए जो हम्म। हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो हम्म। अभिषेक बैनर्जी 4-5 दिन तक बोल रहे थे, 4-5 दिन पहले भी जिन्होंने बोला था कि हम जीतने के बाद हर एक जगह पे डीजे बजाएंगे, हम्म। कुछ कुछ जगह पे बीजेपी जीत गए थे, हम बहुत लीनियंट हो गए थे उनके साथ, हम्म। इस बार हम उनको खेला दिखाएंगे। आज वो बोल रहे हैं कि हम सभ्य समाज में जैसे एक जीत को मनाते हैं वैसे मनाना चाहिए। जी। पर बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं, ये हमारे हम्म। हमारे कल्चर में भी नहीं है। हम्म। तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का शुरुआत हो 5 मिनट चुका में है। पहुंच रहे हैं। हम्म। 5 लेकिन मिनट, और 5 मिनट। रोहित साहब, हाँ जी। लेकिन रोहित राय जी, ठीक है। लगातार जो बंगाल की जनता है वो खुलकर बोल नहीं रही थी, क्योंकि लगातार खुलेआम धमकियां मिल रही थी। पिछले चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी की विजय हुई थी, उसके बाद लगातार तमाम ऐसी घटनाक्रम सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया गया था, किसी के घर जलाए गए, किसी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या जो वोटर थे वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे थे, इसीलिए चुनावी पंडित जो है वो सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, महिलाएं हो या तमाम आम जो वोटर था। लेकिन जब नतीजे सामने आए हैं तो सबको इन नतीजों ने चौंका दिया। नहीं, वही मैं बोलने जा रहा था कि हमारे अमित शाह जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे फर्स्ट फेज के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बीजेपी को 110 सीट मिलने वाला है। हम्म। और हमारा भी आंकलन ऐसा ही था कि 110 सीट मैक्सिमम मिलेगा। जी। आज जब नतीजा सामने आया, हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज में हमें 117 सीट मिल गया है। हम्म। हमने सोचा था कि टोटल हमें मैक्सिमम जी। 190 सीट मिलने वाला है। जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद किया है, तो हमें लग रहा है कि जनता ने पूरा सिंबल देखा है। जैसे अधीर रंजन चौधरी जी हैं मुर्शिदाबाद बहरमपुर में, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि वो शायद जीत जाएंगे। वहां पे भी बीजेपी जीत गए हैं। मुर्शिदाबाद एरिया ऐसा है जहां पे डेमोग्राफिकली बीजेपी के लिए जीत पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। वहां पे भी 7 सीट हम जीत गए हैं। हम्म। जैसे साउथ 24 परगना है, साउथ 24 परगना में हमारा आंकलन था कि हम 2 या 3 सीट जीतेंगे। वहां पे भी हम लगभग 10 सीटें जीत गए हैं। बीरभूम, इतना ज्यादा वायलेंस है वहां पे भी टीएमसी को सिर्फ 3 या 4 सीट मिला है, हमें 7 से 8 सीट मिल गया है। तो ये वायलेंट बिल्कुल। कंसोलिडेशन था जनता का। रोहित राय जी आज जुड़े हमारे साथ, नबी राय जी पत्रकार हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं और बहुत करीब से सिर्फ इस चुनाव पिछले तमाम चुनाव को उन्होंने बहुत करीब से देखा और विश्लेषण भी उनका शानदार रहता। नवीन जी, हम आपका रुख करें। नवीन जी, बंगाल की इस विजय जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, इसको आप कैसे देखते हैं? लेफ्ट का जब सुपड़ा साफ, जब ममता बनर्जी, एक वो महिला जो हवाई चप्पल पहनकर एक क्रांति उन्होंने लाई और 2011 में 34 साल के लेफ्ट के किले को ढाया था, और आज 15 साल तक वो अजय रही, और आज वो किला जो है ममता बनर्जी के रूप में जो था वो आज ढह गया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में थी, तमाम उनके कार्यकर्ता, जैसा कि आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उन्होंने बलिदान भी दिया कि बंगाल में जो उनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जमीन मिट्टी थी, ये उस भूमि पर कम से कम बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी वहां सत्ता में नहीं थी, और इस बार जब विजय हासिल हुई, इस विजय को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, यह विजय जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विजय हम्म। के रूप में ही देख सकते हैं, जी। क्योंकि भंग हुआ था पश्चिम बंगाल में, और भंग के बाद जी। जब पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव के बाद जब स्थिति बदली और पश्चिम बंगाल की स्थितियां बदलने के बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तो इसी भाजपा के भरोसे आई थी। जी। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने गायत्री देवी जो उनकी माँ हुआ करती थी ममता बनर्जी का, कि उनका पैर छू कर प्रणाम किए थे। इसके बाद का नतीजा आप लोगों को पता है जी। 2011 के बाद के चुनाव के बाद स्थिति जो हुई कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं पे जिस कदर से अत्याचार हुआ, हिंदुओं को याद आ गया स्वतंत्रता के पहले की बात, और हिंदुओं को याद आ गया, हिंदू मतलब क्या, बंगाली हिंदुओं
याद आ गया कि 1946, 1947, इसके बाद संदेश खाली, इसके बाद वगैरह वगैरह जो घटनाएं हुई। और ममता बनर्जी जो अपने आप को ये कह रही थी कि मैं दुधारू गाय की लात खाने को तैयार हूं। पश्चिम बंगाल की जनता थोड़ी जागरूक है, धैर्य रखती है, समझदार है, जानने की कोशिश करती है, और वो इसी मुगालते में रह गई थी। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ममता बनर्जी की मां का नाम गायत्री देवी है और उनकी मौसी जो है फिरहाद हकीम की मां है जी, यहीं से पलट गया। इसके बाद लोगों के अंदर यह महसूस हो गया कि जब मुसलमान एक तरफ हो सकते हैं, बांग्लादेश से टुकड़ा साफ हिंदुओं का हो सकता है, पाकिस्तान से टुकड़ा साफ हो सकता है हिंदुओं का, तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी उसी खेत में जा रही है। यह हिंदुओं के लिए सर्वाइवल की लड़ाई थी। और मैं बार बार कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही थी, यह चुनाव पूरी तरह हिंदू बनाम मुस्लिम का हुआ है। और मैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी और यह घोषणा हुई थी कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजों की घोषणा हो गई थी, उसी वक्त मेरे मुंह से निकला था कि 4 मई ममता गई। यही हुआ जी। अब इसके आगे ये जो बीजेपी तेन फलान ढेकान चाहे जो बोले, इन लोगों को ग्राउंड वर्क ही नहीं पता है जी, क्योंकि यहाँ पे किसी का करिश्मा नहीं है। करिश्मा बस उन्हीं लोगों का है जिन्होंने यह एहसास कराया। और इस एहसास कराने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है हम लोग का है, जिसको लोग पढ़ना सीख गए हैं, जो जेनजी है जी, वो बहुत तरीके से इसको सीखा है और उनको सही तरीके से लोगों ने मटेरियल सप्लाई किया, लोग समझे। इसके बाद लोगों ने बताया और लोगों को समझ में आया कि जो भत्ता की राजनीति, दान की, खैरात की जो राजनीति होती है, उसे बंद करना जरूरी है। और पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधा लाना जरूरी है, पश्चिम बंगाल में रोजगार जरूरी है, पश्चिम बंगाल से पलायन रोकना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के जो पत्रकार हैं जो बिके हुए हैं, जो ममता बनर्जी के हाथों में आज कलकत्ता प्रेस क्लब जो बंधक बना हुआ है, उनसे मुक्ति पाने के लिए जो लोग जो चाह रहे थे, उन लोगों की भी बात हो रही थी। और मैं उसी वक्त कह दिया था कि ममता बनर्जी 4 मई ममता बनर्जी गई। और अब आज जान लीजिए कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी हार जाएंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ 10,000 वोटों से पीछे चल रही है ममता जी। नवीन राय जी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है ममता जी। अरे होना ही है, ये तो मैं पहले ही बोल दिया था। और आपके चैनल के शुरुआत में मैंने कहा था कि ममता बनर्जी यहाँ से भी हारेंगी, भवानीपुर से भी हारेंगी, क्योंकि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और वो कर्मों का फल भुगत रही है। बिल्कुल नवीन राय जी हमारे साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज देश के जो बहुत ही विशिष्ट जो है चुनावी विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। संदेश और बीजेपी को जनादेश, सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अतुल मुखर्जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल मुखर्जी, तमिलनाडु में भी जो परिवर्तन हुए हैं वो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। जिस तरीके से डीएमके का सुपड़ा साफ हुआ है और एक नई नवेली पार्टी टीबीके जो अभिनेता विजय की पार्टी है, उसने जो है वो एक तरह से ऐतिहासिक पहले ही चुनाव में मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बंगाल की तरह ही तमिलनाडु की जनता ने भी नकार दिया है। तमिलनाडु में तो परिवारवाद की लगातार बात की जा रही थी और जनता ने डीएमके को पूरी तरीके से नकार दिया है और नई पार्टी पर भरोसा जताया है। क्या कहता है आपका विश्लेषण?
2026 जी जब रामास्वामी ने द्रविड़ कजगम बनाया था, द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 82 साल, ऑलमोस्ट 82 साल हो गए। जी तमिलनाडु की राजनीति आजादी के बाद एक युग था कांग्रेस का, तो वो 15 से 18 वर्षों का जो कांग्रेस का शासन रहा जी तमिलनाडु में, और कामराज नाम का एक विराट व्यक्तित्व था। उसके बाद में जो द्रविडियन पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम में आई है, जो 50-55 साल से ज्यादा हो गया जिसको, वो लगातार चल रहा था। वो कहीं लग नहीं रहा था कि कभी तमिलनाडु उस पॉलिटिक्स से बाहर निकल पाएगा। उस पॉलिटिक्स को चैलेंज करने के लिए धीरे धीरे कांग्रेस वहां पे रिडंडेंट होती गई, बट बीजेपी कभी फोर्स वहां पे हो नहीं पाई। बीजेपी हमेशा वाज व्यूड विद फेयर डिग्री ऑफ सस्पिशन। वहां पे बीजेपी कभी भी वहां पे जमीन नहीं कर पाई। और तमिलनाडु में ये जो पर्सनैलिटी का करिश्मा है, जी जो कि 44 के मूवमेंट को 49 में जब अन्नादुराई ने जब उसको ब्रेक किया, फॉर वन सिंपल रीजन, ज्यादा कुछ नहीं, कि उनको उसको सोशल मूवमेंट से उसको रियल पावर मूवमेंट में उसको कन्वर्ट करना था, तो डीएमके की स्थापना हुई। और डीएमके उसके बाद में करुणानिधि के पास से होते हुए लगातार बेसिस पे या डीएमके या फिर उसी डीएमके से निकले हुए एमजीआर का वो थोड़ा सा उन्होंने उसका नाम जरूर एआईएडीएमके कर लिया, पॉलिटिक्स वही थी, बट वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ज्यादा थी। डीएमके कैडर ओरिएंटेड पार्टी थी। ये कहीं से भी चैलेंज नहीं हो रहे थे, आपस में ही एक दूसरों का होता था। एक चुनाव में ये, एक चुनाव में वो, 2 बार लगातार जनादेश केवल 1 बार रहा है। अदरवाइज लगातार बेसिस पे पार्टी इन दोनों पार्टियों के बीच में ही होता रहा। पर तमिलनाडु एक बहुत ही जिसे बोलते हैं पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का, जो अगर सबसे बड़ा भारतवर्ष में केंद्र है, जिसमें कि सुपरस्टार्स और इस तरह की पर्सनैलिटीज को एकदम से अलग किस्म से एक दीवानगी है, वो दीवानगी वाला ही प्ले अब यहाँ पे प्ले किया है। आगे के लिए क्या द्रविडियन पॉलिटिक्स का इतिश्री यहाँ पे हो जा रही है, इट्स टू अर्ली टू से, मगर देखते हैं। पर्सनैलिटी कल्ट में, और ये सिर्फ एक सिंगल फैक्टर ये नहीं रहे हैं कि टीवी के आई 2 साल ग्राउंड पे लगातार वो पूरे तमिलनाडु में घूमे और उनको इतना बेस बन गया उनका कि उनका कोई इतना कैडर बन गया, कि उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना बन गया। कई सारे फैक्टर्स जो प्ले किए हैं, लोगों ने इसको भी ट्राई करके देखा है। आप देखते हैं सरकार बनने तक क्या होता है, सरकार बनने तक की क्या स्थिति आती है, किसके साथ में लेकिन अतुल मुखर्जी, जो कैडर की पार्टी डीएमके की अगर हम बात करें, डीएमके सत्ता में थी, और एक नई नवेली पार्टी जिस पर वहां की जनता ने लोकप्रियता की वजह से भरोसा जताया, या परिवर्तन की जो लहर थी वो उसकी वजह से ये जो है वो डीएमके का सुपड़ा साफ हुआ, और नई नवेली पार्टी जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। डीएमके का सुपड़ा साफ होना 5 साल में, वहां पे हर 5 साल पे मोस्टली गवर्नमेंट चेंज होती रही है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। डीएमके का सुपड़ा साफ का एक लॉजिकल, जो अब तक में इधर चुनाव के बाद में 29 तारीख के चुनाव के बाद में, जब एक आपने वो देखा होगा एग्जिट पोल, जिन्होंने कि बंगाल का निर्णय देने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बंगाल के विषय में बोलने वाले, क्योंकि बंगाल में बंगाली बोला नहीं। पर तमिलनाडु में उनको बोल दिया था कि टीवीके को उन्होंने 90 सीटें दी थी, एकमात्र, उसके अलावा बाकी कोई भी 20 से 25 सीटों से ऊपर नहीं दे रहा था। सो दिस इज रियली अ सरप्राइज फिनोमिना। ये प्ले कैसे हुआ है, ये आगे जाके एनालाइज होगा। आज के रिजल्ट पे तो नहीं बनती है, 106 107 की संख्या पे जाके खड़े हो गए हैं। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। गवर्नमेंट यही फॉर्म कर रहे हैं, मगर किस तरीके से कर रहे हैं, कौन इनको बैक चैनल सपोर्ट देगा, वो देखने वाली बात है। नाम चूंकि अतुल मुखर्जी है, तो बंगाल के ऊपर बोले बिना रह नहीं पाऊंगा जी। आप बंगाल के, मुझे सिर्फ एक ही बात ये कहनी थी, जिस तरीके से 2026 का चुनाव कंडक्ट करवाया गया जी, 2026 का चुनाव कंडक्ट कराया गया, ये बहुत सारा राइट थिंकिंग लोग जो हैं वो उसके ऊपर जरूर सोचेंगे। ये जो क्या आने वाले समय में यही मॉडल रहेगा देश में, जो केंद्र के लिए डिफिकल्ट राज्य होगा, वहां पे क्या इसी तरीके से चुनाव होंगे। रही बात ममता बनर्जी की 15 साल और 2026 में जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाया गया, 2021 में क्या वैसे नहीं करवाया जा सकता था? या दे वर वेटिंग फॉर दिस एंटी इनकम्बेंसी टू मैच्योर टू दैट एक्सटेंट कि वहां पे जाने के बाद में कि 2026 में अगर हम किसी भी तरीके से चुनाव कंडक्ट कराएंगे, पीपल हु जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ममता बनर्जी दे विल वेलकम इट। 2021 में वो फल वहां तक पका नहीं था, तो इसलिए इंतजार कर रहे थे क्या जी। जो एक नॉर्मल बीजेपी में ये है कि कार्यकर्ताओं का उसके बाद में बहुत बुरी तरह से तांडव किया कि टीएमसी के कैडर्स ने,
जो फैक्ट बात है इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की तोलाबाजी और जिस तरह की जिसे रंगबाजी बोलते हैं, जो हफ्ता वसूली जो बोलते हैं, वो बंगाल का नॉर्म बन चुका था। पीपल रियली वर फ्रस्ट्रेटेड। मगर वो 2021 के चुनाव से 2026 तक का प्रतीक्षा हो रही थी क्या? हमें सिर्फ कहने का मतलब अतुल जी, कहने का मतलब बंगाल बीजेपी के लोकप्रियता से ज्यादा वहां के जो लोग टीएमसी के शासन से परेशान थे, उनके गुंडों से परेशान थे, इस वजह से वो उन्होंने निकल के वोट किया। बिल्कुल नहीं, बंगाल में टीएमसी में भाजपा की लोकप्रियता नहीं, केवल एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, ऐसा भी नहीं है। भाजपा लगातार लगी हुई है। देखिए 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो ऊपर जब आप हिमाचल से देखना चालू, जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल से देखना चालू करिए, 4/4, दिल्ली 7/7, हरियाणा 10/10, राजस्थान 25/25, गुजरात 26/26, उत्तर प्रदेश 71/80 प्लस 2 सीटें और 73/80। तो उसके उस समय ये लग रहा था कि ये जो 282 का पॉइंट इन्होंने जो अटेन किया है, ये 282 शायद सैचुरेशन है। मगर इस 282 को ये 303 तक 2019 में ले गए। कुछ जगह से गेन किया, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में लूज किया था, बाकी सब जगह स्टेटस को मेंटेन करते हुए कुछ जो जगह इन्होंने गेन की 2019 में, उसमें बंगाल का एक बड़ा योगदान था। बिल्कुल 2019 में 18 सांसद बंगाल ने दिए थे भाजपा को। तो भाजपा जमीन पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाजपा जमीन पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी का नतीजा है, लगातार अपने आप को मजबूत करते गई है भाजपा, जिसका आज नतीजा है। अतुल मुखर्जी आप जुड़ रही है, अतुल जी आप जुड़ रही है, अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रकाश कायस्थ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार असम से जुड़े हुए हैं, असम की स्थितियों को भी समझ लेते हैं। असम वो राज्य जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के और तीसरी बार ये विजय हुई है। बीजेपी वहां पूरी तरीके से प्रकाश जी आश्वस्त थी, हिमंता बिश्वा शर्मा आश्वस्त थे, वहां पर ऐसे कोई क्या एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं थी, या ऐसे मुद्दे जो थे जो ऐसे कोई थे नहीं, और अगर थे तो विपक्ष उनको भुना नहीं पाया, इसलिए असम में लगातार भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती गई है। प्रकाश जी। जी जी जी, असम का जो रिजल्ट है, जो एग्जिट पोल था, एग्जिट पोल से भी ऊंचा आ गए है। और जो हिमंत बिश्वा शर्मा अगले बार भी जो 2021 को भी जो सरकार बनाया था तो इतनी सीट नहीं आई थी जी। और इस बार भी जब वो लोग को प्लानिंग था कि कम से कम 90 से पार हो जाएगी सीट, लेकिन जो हिमंत बिश्वा शर्मा की जो रणनीति है, जो उसको सिस्टम है, जो पार्टी को बनाने के लिए जो संगठनात्मक कौशल है, इसकी वजह से इस बार जो 102 का सीट उसको मिल चुका है। तो इसका एक ही मुद्दा है कि असम में विकास का जो राजनीति है, विकास सुंदर हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और एक बात फिर से कहूंगी कि इस बार जो है महिलाओं की वोट ज्यादा मिली है और युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा इसमें आकर्षित हुए हैं, जिससे कि जो महिला है असम में जो भी स्कीम बनाए गए हैं, जैसे कि अरुणोदय स्कीम जो कि 40 लाख महिलाओं को दिया गया था, एक कालीन 9,000 करके रुपया दिया गया था, और भी कई स्कीम जैसे कि बाबू आसोनी बोलता है, ऐसे कई महत्वपूर्ण आसोनी ने असम का जनता को दिल को जीत लिया है। और इसी कारण असम की जनता इस बार बीजेपी के फिर से भरोसा में लेकर, पहले से भी ऐतिहासिक जय जिसे बोला जाता है, पहले भी बीजेपी सरकार बनाई थी, पहले भी हिमंत बिश्वा शर्मा सरकार बनाई थी, लेकिन इतनी ऐतिहासिक जय बीजेपी के इतिहास में असम का ये ऐतिहासिक जय है। और इसमें कई सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे के लेकर अभी पूरे चर्चे हैं कि, और अभी हिमंत बिश्वा शर्मा थोड़ा पहले एक अपने बयान में बोले थे कि लोग जो जुबिन का मुद्दा उठाया था, कि जुबिन के मुद्दा के कारण शायद बीजेपी का वोट थोड़ा कम सकता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। हिमंत बिश्वा शर्मा अपने बयान में बोला है कि कांग्रेस की जो हार हुई है, कांग्रेस के सबसे बड़ी हार हुई है इस बार। कांग्रेस की सीट लगातार घटती आई है असम में, और इस बार घटते घटते बहुत ही कम गई है, जो संख्या ही नहीं है। तो हिमंत बिश्वा शर्मा यही बोलता है कि जुबिन को लेके जो लोग निकृष्ट राजनीति की थी, इसी के चलते शायद जुबिन प्रेमी की जो न्याय का प्रसंग है वो चल रहा है, इसी के चलते युवा पीढ़ियों, युवती पीढ़ियों
जुबिन के विषय पर एक भरोसा लाया था असम की सरकार से, और इसीलिए इतना सीट ज्यादा मिली है। और भी बहुत सा कारण है, जैसे कि चाय बागान के जो लोग हैं, चाय बागान का लोग के आज 30 सालों से उसका माटी का जो मियादी पट्टा था उसको नहीं मिली थी, कोई भी सरकार उसको नहीं दी थी। लेकिन बीजेपी का जो सरकार था आसाम का, तो चाय बागान का लोगों को भी माटी का पट्टा दिया, वो लोग को एककालीन मदद भी की, और बहुत सारे जो वादा किए थे वो वादा भी उन्होंने अक्षर अक्षर में पालन किया है। और भी कई कारण है, जैसे कि कल्चर सेक्टर में जैसे कि असम का जो बिहू है, बिहू का भी विश्व दरबार में प्रतिष्ठा किया गया। और झूमुर जो है, आदिवासी संस्कृति जो है, 4 जनगोष्ठी से जो बिलोंग करते हैं, वो झूमुर को भी विश्व दरबार में प्रतिष्ठा किया। और ये बागरुम्बा बोलते हैं, जो कार्बी संस्कृति बोलते हैं। तो ये जो कल्चर का सिस्टम है, कल्चर को आदमी को बहुत लगाव होता है, तो कल्चर को भी लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने काफी काम किया है। हाँ, और शायद उसी का नतीजा है कि लगातार हिमंत बिस्वा शर्मा जो है इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और लोगों के बीच खुद पहुंचकर वो ऐसा जो कैंपेनिंग करते थे, अलग तरीके की कैंपेनिंग, उनकी लोकप्रियता ही दिखाती है कि एक तरफ से पूरा आश्रम जो है सुपला साहब बीजेपी ने किया है। हमारे साथ हरकेश बहादुर जी जुड़े हुए हैं। हरकेश बहादुर जी, हम आपके पास आएंगे। हरकेश बहादुर जी, केरला में लेफ्ट का सुपला साहब, बंगाल में टीएमसी का सुपला साहब, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तमिलनाडु में जो मौजूदा पार्टी है उसका सुपला साहब, नई नवेली पार्टी पर भरोसा जताया। असम में तो लोग कह रहे थे कि हो सकता है बीजेपी फिर से रिपीट कर दे, कांग्रेस वो टक्कर नहीं दे पाई। पुडुचेरी में बीजेपी ने भी रिपीट किया है, उनका गठबंधन पहले भी था, अभी भी है। लेकिन बंगाल, केरला, तमिलनाडु, ये विजय कहीं ना कहीं अलग मायने रखती है। और खासकर अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी की तैयारी और लगातार पोलराइजेशन की जो वहां पर राजनीति की जा रही थी, उसका नतीजा ये चुनाव है। और दूसरी तरफ अभी जो तमाम बातें निकल कर आई कि वहां पर हिंदुओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए पोलराइजेशन हुआ। कुछ ऐसे बयान, काबा मदीना के बयान दिए गए, इस वजह से पोलराइजेशन हुआ। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जितनी बातें आपने कही हैं जी, मैं मानता हूं कि ऐसी बहुत सारी बातें थी, चाहे वो कम डायमेंशन में रही हो या ज्यादा डायमेंशन में रही हो, उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा रहा हो या ज्यादा रहा हो, थोड़ी थोड़ी बातें सब थी जी। अतुल मुखर्जी साहब ने भी ठीक एनालिसिस दिया, बताया सारी चीजों को। बहुत सी बातों से मैं सहमत भी हूँ। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो आप लोग कह रहे हैं वो भी सही है जी। ये सभी सरकारों पर लागू होता है। तो अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग स्टेट्स में ये हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीजें जानकारी के बाद ही उसका सही ढंग से विश्लेषण किया जा सकेगा जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में एसआईआर का रोल और पोलराइजेशन का रोल बहुत ज्यादा रहा जी। इन लोगों ने शुरू से इस बात की कोशिश की कि इसको किसी तरह से हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसमें ये बहुत हद तक ये सफल भी हो गए जी। ये काम करते रहे, ये बात सही है। तमाम सवालों पर ये बातें अपनी आवाज उठाते रहे, 5 साल तक ये लोग चुप नहीं बैठे थे, और जो चीजें हुई उसको खूब हाईलाइट किया गया। और इस तरह हाईलाइट किया गया क्योंकि मीडिया का, आप तो जानते हैं हिंदुस्तान की मीडिया का क्या हाल है। अभी एक सर्वे में पता चला है कि दुनिया में जो प्रेस फ्रीडम का मामला है वो 197 नंबर 157 पोजीशन पर है भारत। तो मीडिया ने इनकी बातों को जिस तरह से प्रचारित करके इनके प्रचार तंत्र को मजबूत बनाया, और जिस तरह से लोगों के मन में बहुत सारी बातें भरी, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कहें तो ये बात तो मानी जाएगी, भाई ठीक है एंटी इनकम्बेंसी थी, अभी ऐसी चीजें हुई थी जिसके आधार पर की जनता निर्णय कर सकती थी। लेकिन वही चीजें भाजपा रूल्ड स्टेट्स में उससे बड़े डायमेंशन में, लेकिन उनका उतना प्रचार नहीं है। तो हरकेश जी, माफी चाहते हैं आपको, इंटरप्ट कर रहे हैं हरकेश जी, इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, माफी चाहते हैं। हरकेश जी, जो मुद्दे चाहे नंदीग्राम और सिंगूर जैसे विषयों को लेकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लेफ्ट का सुपड़ा साफ किया था, ये मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से बुनाया गया, वैसे ही क्या आरजी कर का जो मामला हुआ, संदेश खाली की जो घटनाएं सामने आई, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा, ये टीएमसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या?
मैं बात आपकी वही तो बात कर रहा था मैं जी कि आरजी कर का जो हॉस्पिटल का जो मामला था, जिसे इतना इन लोगों ने प्रचारित किया, उससे बड़ी घटनाएं हम लोगों की स्टेट में हुई हैं जी और हो चुकी हैं, आज भी हो रही हैं, हम्म लेकिन उसका प्रचार नहीं होता क्योंकि आपकी मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हम्म इस चीज को आप क्यों नहीं देखते हैं? उसी को तो तिल का ताड़ बनाने का काम ये लोग करके ये रिजल्ट लिए हैं, उसका बहुत बड़ा इसको फायदा मिला है। हम्म अगर हम इसको नट सेल में कहें तो कई बार जिस तरह से इन लोगों ने किया, हम्म इसे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है और फासिज्म की जीत हुई है। जिस हम्म तरह से पूरे के पूरे तंत्र को मोबिलाइज किया गया, भारत का कोई भी महत्वपूर्ण संस्थान ऐसा नहीं था जिसने कमोबेश इनकी मदद ना की हो, हम्म और उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। सबने हम्म कहीं न कहीं मेरी समझ में ऐसा आता है कि लोकतंत्र के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है पश्चिम बंगाल के मामले में। लेकिन सर और वो तस्वीरें और भी, ये सबसे लेकिन ज्यादा सर वो तस्वीरें भी माइक पर वोट न देने की धमकी, और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। एक वर्ग को धमकाया जा रहा था बंगाल में, ये तस्वीरें भी सच है ना सर? जहां जहां इनकी राज्य सरकारें रही हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये लोग चुनाव जीते, जिस तरह से ये दूसरे हरियाणा में चुनाव जीते, महाराष्ट्र में चुनाव जीते, इन सब चीजों को क्यों आप भूल जाते हैं? ये पूरी मेथोडोलॉजी एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि किस तरह से पूरे देश के अंदर इलेक्शन को रिग करके और जीत लिया जाए। यह भी एक बहुत बड़ा चीज, वहां से एक मैसेज आता है पश्चिम बंगाल के चुनाव से। पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं, पॉइंटर के रूप में रहेगा, और उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सारे स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके, सभी का तो इस्तेमाल हुआ है, क्या किसका नहीं, ईडी का हुआ, सीबीआई का हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हुआ, एनआईए का हुआ, पुलिस फोर्सेस का हुआ, ये आपके इलेक्शन कमिशन का इस्तेमाल हुआ। अगर इन्हीं के इस्तेमाल से सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल से अगर चुनाव जीते जाते सर, अगर इन्हीं सिर्फ एजेंसियों के इस्तेमाल से चुनाव जीते जाते तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, केरला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। नहीं, वहां पर कहा इसका इस तरह इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ। केवल बंगाल को इन लोगों ने जब टारगेट किया तभी सब हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, हमें लग भी रहा था कि बंगाल को किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, बंगाल को जरूर जीतेंगे, इतनी सारी ताकतें क्यों लगाएं। और आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात की, खैर वो पुराने नेता हैं, मैं उनकी कोई बहुत वैसी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन उनकी एक बात जरूर कोट कर दूंगा कि आजादी की लड़ाई में 1942 के आंदोलन को कुचलने की उन्होंने बात की थी, और ये उसके लिए उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। तो अगर इस स्टेट में बीजेपी की सरकार ठीक है सर, आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक सर को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मुझे लगता है 45 मिनट से ज्यादा हो गया वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है हरकेश सर, हम आपके पास फिर से आएंगे। आलोक भदौरिया सर, अब तमाम चूंकि बातें हो चुकी हैं, बंगाल और तमाम जिन राज्यों में चुनाव हुए उनकी बातें हो चुकी हैं, बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत और चुनाव आयोग की जिस तरीके से बंगाल में हर बार जो है तमाम शिकायतें, तमाम जो घटनाएं सामने आती, इस बार जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी की चुनावी मैनेजमेंट, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत, और उसके बाद बंगाल, असम और इन राज्यों के चुनावी विश्लेषण को आपसे समझेंगे। धन्यवाद। मैं इसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। आपने इन कार्यकर्ताओं की मेहनत करी है, मैं चाहूंगा कि इसके साथ में वो भी जोड़िए कि कुछ संवैधानिक संस्थाओं ने भी मेहनत करी है जिताने में, उसको भी आप जोड़ लीजिए, जी, है ना। अच्छा, क्यों मेहनत करी? अभी तक के आंकड़े आए हैं, लगभग करीब 12-14 का फर्क आ रहा है, लाख का वोटों का फर्क आ रहा है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों के बीच में। अभी फिलहाल अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की जो वेबसाइट होती है उसमें थोड़ा सा देर में अपलोड होता है। तो मोटे तौर पर मान के चलिए कि 12 से 14 लाख का है, हो सकता है कि 12-14 लाख से 1-2 लाख और बढ़ जाए, ठीक है, आंकड़ा दोनों के वोटों में। अब इसमें चुनाव आयोग की भूमिका अब चालू होती है। चुनाव आयोग ने करीब 58 लाख वोट काटे, जी, ठीक है। तो उसके बाद में वो 27 लाख जो वोट हैं वो पेंडिंग है, वो केसेस कहाँ चले गए? फिर उसके बाद में चले गए वो ट्रिब्यूनल में। फर्स्ट फेज में ट्रिब्यूनल ने कितने मामले निपटाए? 139। सेकंड फेज में कितने मामले निपटाए? 1474, 1500 से भी कम, जी। और बाकी के लिए हमारे जज साहब ने कह दिया कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देंगे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि 58 लाख इधर लीजिए,
और 12 से 14 लाख का या थोड़ा सा 1-2 लाख का भी और फाइनल आते आते फर्क आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 लाख का भी आ जाएगा जी। तो 15 लाख का फर्क आया। कटे कितने? 27 लाख बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जो 27 लाख इंतजार कर रहे हैं तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्या वोटर्स की है? बिल्कुल नहीं। क्या चुनाव आयोग की है? बिल्कुल है। आपको मैं SIR के मैं विरोध में नहीं, SIR आपने किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए समय तो दिया जाना चाहिए ना। अब जैसे आपने मेरे को 40 मिनट के बाद में समय दिया तो समय दिया तो वैसे ही चुनाव आयोग ने क्यों नहीं समय दिया SIR के लिए? क्यों नहीं ट्रिब्यूनल ने फैसले लिए? क्यों नहीं ट्रिब्यूनल को समय दिया गया? सवाल सिर्फ इस बात का है। तो अगर आप इन दोनों चीजों के अगर वोटों के अंतर के आधार पर अगर आप कुछ तय करना चाहेंगे या कुछ निष्कर्ष निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र है। और बाकी जो नैरेटिव बनाने की बात है, मैं एक चीज और कहूँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, हमारे पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का बात किया, तमाम महिला सुरक्षा की बात करी, सारी बातें सही है, मैं से इनकार नहीं करता, कभी भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी राज्य या कोई भी शासन किसी भी घटना को ना होने देने का नहीं तय कर सकती कि एक भी घटना नहीं होगी। मैं इसको नहीं मानता, ना सहमत हूँ। लेकिन मैं एक तथ्य आपके पास लाना चाहता हूँ। घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? बॉर्डर से आते हैं, ठीक है ना? इस बात से तो शायद मेरे सारे पैनलिस्ट सहमत होंगे कि बॉर्डर से ही आएंगे घुसपैठिया जी। अब मैं एक कानून का जिक्र करना चाहूंगा। 2021 में BSF के पास में, 2021 से पहले BSF के पास में था कि सीमा से 15 किलोमीटर तक ही उसका अधिकार क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, ठीक। 2021 में इस कानून में बदलाव करके इसको कितना कर दिया गया? 50 किलोमीटर। तो यानी बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक BSF का कार्य क्षेत्र था, ठीक, ये बना दिया गया। अब इस कार्यक्षेत्र को थोड़ा दो तरीके से लेकर चले। अगर हम, क्योंकि बंगाल का चुनाव अभी पंजाब का हुआ नहीं है तो मैं पंजाब की अभी बात नहीं करना चाहूंगा, पंजाब में भी कई डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं। मैं बंगाल के डिस्ट्रिक्ट का मैं बात लेना चाहूंगा और हमारे जो बंगाल के जो मुखर्जी साहब हैं या जो रोही साहब हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट करेंगे। मेरे ख्याल से जो बॉर्डर स्टेट है, मालदा है, 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना है, नादिया है, मुर्शिदाबाद है। कम से कम जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, क्योंकि मुझे भी बंगाल में हाई स्कूल किए हुए काफी दिन हो गए, तो मेरे ख्याल से 40 साल हो गए, मेरे को 45 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 जिले तो वहां पे हैं, वहां तो BSF का था। तो वो घुसकर कहां से आ रहे? लेकिन इसके बावजूद भी सर देश ने देखा, इसके बावजूद भी सर देश ने देखा, जब SIR की बात हुई, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में बांग्लादेश की तरफ भागते नजर आए। बांग्लादेश का मंत्री कह रहा है, सदन में उनका सांसद कह रहा है कि अगर BJP की सरकार बन गई तो तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो वापस आ जाएंगे, संकट हो जाएगी। उसके बावजूद भी हमने देखा। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तमाम पैनलिस्ट मेरे को जानकारी दे सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। असम में तो काफी हो चुका, काफी से ये सब प्रक्रिया काफी सालों से थी। कितने घुसपैठिया निकाल के भेजे गए वापस? इसका भी मेरे को अगर जानकारी दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो घुसपैठिया बिहार में भी आ गए थे, बॉर्डर स्टेट में, कितने निकाले गए? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर कोई दे सके कि 1000 निकाल दिए गए, 200 निकाल दिए गए, 2 लाख लेकिन मैं सर आपसे डिनाई नहीं करता हूं, आप जो कह रहे हैं मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और आपने पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अगर पूरी तरीके से कहना कि एजेंसियों की मदद लिया गया या इस तरीके से, तो ये बड़ी संख्या में जो जनादेश मिला है, ये जनादेश का अपमान नहीं होगा क्या पूरी कि सिर्फ एजेंसियों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या चुनाव जीते? देखिए, मैं इसको किसी जनादेश के अपमान की नहीं बात करता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैथमेटिक्स की बात करता हूं, जिसमें विश्लेषण आता है। विश्लेषण में देखिए एक नैरेटिव आता है। नैरेटिव सबसे प्रमुख होता है चुनाव को जीतने और हारने में। भारतीय जनता पार्टी ने जो पोलराइजेशन का जो काम किया, उसको ममता बनर्जी ने काटने की कोशिश करी बाहरी आउटसाइडर के मुद्दे पे, लेकिन वो नैरेटिव नहीं चल पाए, वो नैरेटिव नहीं चल पाए। ममता बनर्जी ने दूसरी जो आस लगाई वो लगाई थी कि SIR के मुद्दे पर लोग साथ देंगे, वो उतना साथ नहीं दिया गया। लेकिन अब इन दोनों के घटनाओं के परक्स अगर वो संवैधानिक संस्थाओं की अगर आप बात करें, आपको शायद मालूम होगा कि देश भर में जितने तबादले किए गए चुनाव के मौके पे इस दौरान, ये जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित में, सबसे ज्यादा 90% तबादले पश्चिम बंगाल में किए गए। ये अभूतपूर्व तबादले हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। और दूसरी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी जैसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री
चुनाव चल रहा है, चुनाव किसी भी बल पर अगर नियंत्रण अगर कोई होता है या किसी भी होता है, चुनाव आयोग के पूरा शासन तक तो उनके हवाले होता है। लेकिन हमारे गृह मंत्री साहब वहां घोषणा करते हैं कि 60 दिन तक केंद्रीय बल वहीं रहेंगे। तो आप क्या इसको किस तरीके से लेना चाहेंगे? क्या ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जब चुनाव चल रहा है तो चुनाव आयोग सर्वोपरि है, आप इस चीज का ध्यान दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग को इतर करके अगर कोई दूसरा निर्देश दे रहा है, लेकिन एक माना है कि नैरेटिव के लिए में ममता बनर्जी आगे नहीं आ पाई हैं, लेकिन अगर वो हारी हैं, चाहे वो चुनाव के मुद्दे पे है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 10.86% पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट हुआ है। क्या वो सारा वोट बीजेपी के पास ही गया? महिलाओं का भी अगर आप चाहे तमिलनाडु ले चाहे आप पश्चिम बंगाल ले, 2% ज्यादा वोट गया, क्या वो सारा इन्हीं के पास में गया है? अब मैं एक चीज और कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के कुछ लोग जागरूक ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है, चाहे मुखर्जी साहब हो चाहे रोहित। अब वहां पर एक देखिए मछली वाला आपने वो एक खेला, इस सिंबॉलिक तो क्या खाली या इस बात के लिए अनभिज्ञ है कि जब पर्ण यात्रा चलती है तो आप हजार से सारी दुकानें आप बंद कर देते, कहते थे कि दुकानों पर किसी ओनर्स का नाम लिखा जाए। नहीं तो क्या जनता पार्टी भी सर, भारतीय जनता पार्टी समय यथा स्थिति देश से वो भी अपने विचार बदल लेती है, वो अपने विचार बदल लेती है। खैर बहुत शुक्रिया अदा करना, आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत ही शानदार चर्चा, मुझे लग रहा है सार्थक चर्चा हुई। कुछ मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना समय कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जो विजय हासिल की है, निश्चित रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी 15 सालों से अजय साबित हो रही थी, लेकिन इस बार अब भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट कहें या भदौरिया जी ने जो बातें कही, उन बातों को अगर हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सच मान लें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, असम में भी वापसी की है और पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केरला में परिवर्तन देखने को मिला है, कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की है और तमिलनाडु में जो चौंकाने वाले जो नतीजे सामने आए हैं वो भी देश की जनता ने ही ये जनाधार दिया है। तो सभी देशवासियों का जनाधार का मुझे लगता है सब सिर माथे पर रखकर उसका स्वागत करेंगे और जीत हार लगी रहती है, लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कराए हैं उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए और जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, अपना नेता चुना है, जनता की भी कहीं ना कहीं तारीफ बनती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।